बीते 2-4 दिनों में भारत और तालिबान के नए रिश्तों को लेकर बहुत गहमा गहमी रही। कोई कह रहा है कि दुश्मन का दुश्मन होता है हमारा दोस्त, तो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अगर हमें तालिबान से दोस्ती करनी पड़े तो मंजूर है। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि एक फंडामेंटलिस्ट, रिग्रेसिव और डीप टेरर लिंक्स वाले रजीम के साथ हाथ मिलाना भारत को शोभा नहीं देता है। एक तरफ वॉर अगेंस्ट टेरर में हम अपने आप को आगे कहलाने वाले देश हैं और आज वही देश एक टेरर स्टेट के साथ इलू इलू कर रहा है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए शायद कोई तालिबान को खास कटघरे में खड़ा भी नहीं करता हमारे देश में। लेकिन फिर तालिबान ने अपने असली रंग दिखा दिए भारत के सरजमीन पर। पहले विमेन जर्नलिस्ट्स को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री ही नहीं दी, बैन कर दिया। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ भी तो बामियान बुद्धास की तबाही के फोटो के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। यही नहीं, यह पूरा विजिट विवादों में तालिबान के लिए घिरा रहा। अफगानिस्तान के सही फ्लैग को इस्तेमाल करने के कंट्रोवर्सी से लेकर तालिबान डेलीगेट्स का दियोबंद मॉस्क में बड़े धूमधाम से स्वागत करना। भारत में हम जब तालिबान को लेकर बहस में बिजी थे, उसी बीच लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन्स पर हमला भी कर दिया। कहा जा रहा है कि हमला इतना भीषण था कि 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। तालिबान ने कुछ पाकिस्तानी पोस्ट्स पर भी कब्जा कर लिया। बात इतनी बिगड़ गई कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं सीन पर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने, इस आशा में कि शायद 2026 में ही नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। और यह हो भी सकता है। कैसे? हमने अपने पिछले एपिसोड में इसको डिटेल में समझाया था, समय मिले तो देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ओवर द वीकेंड इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई इतने कम समय में कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। कल तक जो सरकार तालिबान के नाम पर थूकती थी, आज उसे खुश करने में क्यों जुटी हुई है? वो क्या मजबूरी आन पड़ी मोदी सरकार पर कि तालिबान से हाथ मिलाना पड़ रहा है? क्या नेशनल सिक्योरिटी का चोगा पहनाकर भारत देश किसी भी टेररिस्ट के साथ आज हाथ मिला लेगा? और भारत अफगानिस्तान के रिश्तों को सीक्रेटली कैसे पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, उसे भी समझेंगे। लेकिन इस सबसे पहले जयशंकर जी की तरह आधा अधूरा काम मत करो। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन तो दबा दो। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव एक बार फिर से बढ़ जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों देशों के सोल्जर्स के बीच में सारी रात भयंकर लड़ाई चलती रही। अफगानिस्तान के तालिबान रूलर्स का कहना है कि उनके फोर्सेस ने पाकिस्तान के बॉर्डर आउटपोस्ट पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए। दरअसल पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में 2 अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक्स हुए थे, जिसके लिए तालिबान पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है। तालिबान का कहना है कि उनका संडे का बॉर्डर एक्शन उन्हीं एयर स्ट्राइक्स के रिटेलिएशन में किया गया था। पाकिस्तान ने बाय द वे उन एयर स्ट्राइक्स की ऑफिशियल रिस्पांसिबिलिटी नहीं ली है। खैर, इस लेटेस्ट क्लैश में पाकिस्तान के 50 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाने की खबर आ रही है। उधर पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने तालिबान और बाकी अफगान ग्रुप्स के 200 से भी ज्यादा फाइटर्स को मार गिराया है। दरअसल पाकिस्तान बार बार तालिबान सरकार पर इल्जाम लगाता आया है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को सेफ हेवन देता है अफगानिस्तान के अंदर। यह वही पाकिस्तानी तालिबान है जिसने बीते 4 सालों में पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर सैकड़ों टेरर अटैक्स को अंजाम दिया है। लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो टीटीपी को कोई भी सपोर्ट देने, सेफ हेवन देने की बात को खारिज कर देता है, डिनाई कर देता है। टीटीपी भी तालिबान की तरह एक दियोबंदी स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ा रहता है। वो एक टेरर ग्रुप है। वो चाहता है कि पाकिस्तान में आज अफगानिस्तान की तरह एक एमिरेट बने जहां रूल ऑफ लॉ नहीं, इस्लामिक लॉ चले। पाकिस्तान सालों से ही अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उससे कहता आया है कि भैया टीटीपी के खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, डिमांड करता आया है। ठीक जैसे भारत सरकार भी पाकिस्तान से आतंक के फैक्ट्री को बंद करने की डिमांड करता आया है। लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए उनकी बातों को अफगानिस्तान में तालिबान सुनता ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। ठीक जैसे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई भारत की भी एक बात नहीं सुनता है, टेरर टैप को बंद नहीं करता है। अब इसमें कोई डिबेट नहीं है कि आज पाकिस्तान उसी आतंक का शिकार हो चुका है जिस टाइप का आतंक उसने भारत में एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। कर्मा भी कोई चीज होती है। लेकिन फिर भारत को सवाल यह उठता है, अचानक तालिबान से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई? पिछले हफ्ते 9 अक्टूबर को तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर आते हैं। वैसे तो फॉरेन मिनिस्टर का काम होता है फॉरेन दौरे पर जाना, लेकिन ये भाई साहब स्पेशल हैं। उन पर आज तक भी यूएन सैंक्शंस लगे हुए हैं, ट्रैवल बैन लगा हुआ है। लेकिन भारत के दौरे के लिए इनके ट्रैवल बैन को टेम्परेरीली लिफ्ट करा दिया गया।
भारत आकर पहले इन्होंने और हमारे सबके चहीते एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी से वो मिले। दोनों देशों के बीच में संबंध बढ़ाने की बातचीत हुई। इंडिया ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए कुछ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भी अनाउंस किया। साथ ही काबुल में इंडियन एम्बेसी को वापस फिर से खोलने की बातचीत हुई। ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स अनाउंस करना ठीक है, एम्बेसी आप खोलना चाहते हो, जियो स्ट्रेटेजिकल कारण है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तालिबान के यूएन सैंक्शंस झेल रहे लीडर्स के साथ इस तरीके से ओपनली हाथ मिलाना, यह बात थोड़ी खटकी। लेकिन ठीक है, मोदी सरकार ने किया होगा, कुछ सोच के किया होगा। अभी कुछ ही साल पहले तक वही मोदी खुद कह रहे थे गुड तालिबान बैड तालिबान, ये गुड टेरर बैड टेरर की जैसे कोई चीज नहीं होती है, हमें चूज करना होगा आतंक और ह्यूमैनिटी के बीच में। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। अब तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या बदल गया कि मोदी जी आज उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। खुद ही पूरी दुनिया से सवाल करते हैं कि ये टेरर टैप को आपको बंद करना होगा, टेरर के खिलाफ लड़ना होगा, ये गुड बैड तालिबान से अलग हटना होगा। आज उसी तालिबान को 21 तोपों की सलामी देने की तैयारी चल रही है। 4-5 साल पहले जिस ग्रुप को हम डंके की चोट पर टेरर ग्रुप बुलाया करते थे, आज उन्हीं के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है, उन्हें सरकारी दामाद जैसा ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। इस रेट पर चीजें अगर चलती रही तो जैसे आडवाणी जी ने जिन्ना को सेक्युलर बोल दिया था, वैसे ही कहीं जल्द मोदी जी तालिबान को शांति दूत ना बोल दे। और यह भी तो देखो, लेजर हाइज हाथ मिला किससे रहे हैं? आमिर खान मुत्तकी से। यह आदमी तालिबान का स्पोक्स पर्सन उस समय था जब एयर इंडिया का IC 814 को हाईजैक करके कांदाहार ले जाया गया था। हमें मसूद अजहर जैसे खूंखार टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा जिसने हमारे देश के ऊपर फिर तबाही मचा दी थी। यह तालिबान और पाकिस्तान का जॉइंट ऑपरेशन था जिसके वजह से हमें इतनी जलालत झेलनी पड़ी। इसी टाइम के अराउंड मुत्तकी को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने टेरर लिस्ट में शामिल किया था। और बाय द वे, इस आदमी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी यह दिखाने के लिए कि आज भी वो उतना ही खूंखार कट्टर फंडामेंटलिस्ट है, टेरर ग्रुप का लीडर है जिसका DNA 1 इंच नहीं बदला है। समझाता हूं कैसे। पहले तालिबान ने अपने एम्बेसी में वुमेन जर्नलिस्ट की एंट्री बैन कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सोचा कि भाई हम औरतों को कुचल कर रखते हैं अपने देश में, भारत में भी वही काम करेंगे। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है तब तबाह किए गए बामियान बुद्धास की पिक्चर को पीछे लगाया जाता है। आपको याद दिला दें, जब तालिबान पहली बार पावर में आया था 1996 और 2001 के बीच में, तब उन्होंने 2000 साल पुराने बुद्धा के विशाल मूर्ति, ये प्रेशियस हिस्टोरिकल रेलिक को तोपों की मदद से तबाह कर दिया था, उड़ा दिया था। एक मूर्ति से सोचो, इनको इतना खतरा लग रहा था कि उसे गिराना ही उन्होंने सही समझा। मॉडर्न हिस्ट्री में इसे कल्चरल जेनोसाइड कहा गया है। अफगानिस्तान में प्री इस्लामिक हिस्ट्री को मिटाने का एक कोशिश किया गया है जो नाकाम तो रहेगा इतिहास में, लेकिन इतना ब्रूटल रहा है, तालिबान की मूर्ति तक को नहीं छोड़ा। और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही फोटो फिर डिस्प्ले किया अपने पीछे। यह तो वही बात हो गई कि सोचो, ओसामा बिन लादेन कहता है कि मैं बदल गया हूं, मैं सरेंडर करने वाला हूं, मैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आना चाहता हूं, लेकिन अपने पीछे 26/11 की तस्वीर लगा दे। इस भद्दे मजाक का भारत सरकार ने कोई खंडन नहीं किया। तो भारत में तालिबान का पॉलिटिकल मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर था कि हम दूसरे देशों के साथ इंटरैक्ट जरूर करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तालिबान अब मॉडरेट हो चुका है, गुड हो चुका है। आज भी उनके अंदर महिलाओं के प्रति और दूसरे धर्मों के प्रति कोई जगह, कोई सम्मान, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सरकार ने यह सब चुपचाप देखा, चुपचाप सहा। सोचो, तालिबान भी आकर हमारे ऊपर इस तरीके से चलकर हमें रौंद कर चले जा रहा है, लेकिन महिला पत्रकारों ने कहा नहीं। कायदे से तो आप देखा जाए तो जो पुरुष पत्रकार थे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर देना चाहिए था, लेकिन चलो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि आजकल पत्रकारिता में उतनी ही इंटेग्रिटी रह गई है जितनी ईमानदारी रह गई है। लेकिन महिला पत्रकारों ने कहा, अकेले ही सही, इस बात को, हम इस अपमान को चुपचाप सहन नहीं करेंगे। उनका साथ देने की जगह सरकारी IT सेल अब पूरे देश को इस बात को समझाने में लग गई कि भाई अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की एम्बेसी है, उसके सरजमीन पर जो अफगानिस्तान के रूल हैं वही चलेंगे। तो IT सेल ने उल्टा महिला पत्रकारों को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। आप सोचिए, देश का अपमान हो रहा है, देश की महिलाओं का अपमान हो रहा है, लेकिन IT सेल तालिबान को बचाने पर लगी हुई है।
भाई लेकिन इस घटिया लॉजिक से तो जो पुरुष पत्रकार हैं उनको भी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए थी, खासकर कि जिनकी दाढ़ी नहीं थी, क्योंकि तालिबान दाढ़ी ना रखने वालों को चाबुक मारती है, उनके लिए अन इस्लामिक होता है। क्या जमाना आ गया है। सरकार के पालतू अब तालिबान के बच बचाव में कोई भी अंट संट घटिया लॉजिक ला रहे हैं। फिर शाम तक बात सामने आती है कि देवबंद के कार्यक्रम में भी महिला पत्रकारों को रोका नहीं गया था, और अगर एमईए ने इस बात पर जोर दिया होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी महिला शामिल हो सकती थी। तो अगले दिन मैटर को सेटल करने के लिए, क्योंकि बहुत तूल पकड़ चुका था यह मैटर, तालिबान ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। हाय रे, 2 दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी जी आप सुन रहे हैं, इस बार महिलाएं एकदम फ्रंट रो पर, फ्रंट फुट पर खेलते हुए आपको दिखी। महिलाएं पूरा फ्रंट रो ऑक्यूपाई करते हुए, और भारत देश के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स, महिला कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की उसके बाद धोती खोल दी, तीखे सवाल पूछकर, जैसा कि महिलाओं की एजुकेशन पर रोक क्यों लगा दी सर जी, थोड़ा जवाब तो दो। Whether it's Iran, whether it's Syria, whether it is Saudi, women and young girls are not stopped from getting education, not stopped from going to schools and colleges. Why are you doing this, sir, in Afghanistan? When will they be allowed to go back and get their right to education? मुत्तकी ने यह जुमला देने की कोशिश की कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, महिलाओं के एजुकेशन पर कोई बैन नहीं है, यह हराम अभी तक नहीं है, इस पर अभी भी डिस्कशन चल रहा है, बस कुछ जगहों में प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन सच्चाई तो सबको मालूम है, अफगानिस्तान शायद दुनिया का इकलौता देश है जहां बच्चियों को बेसिक ह्यूमन राइट्स तक नहीं मिलते हैं। स्कूल, पब्लिक पार्क, जिम्नेजियम, मॉस्क, मार्केट, सैलून, सब जगह से उन्हें बैन कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल तो बहुत दूर की बात है। लड़कियों को तालिबान की वाइस एंड वर्च्यू पुलिस भगा भगा कर मारती है अगर वो राइट टू एजुकेशन डिमांड करते हैं, कौड़े पड़ते हैं उन्हें। ऐसे क्रूर फंडामेंटलिस्ट रजीम के साथ क्या भारत का हाथ मिलाना सही बात है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या विश्वगुरु की हालत इतनी टाइट हो गई है कि अब तालिबान को खुश करना पड़ रहा है? जिस तालिबान का नाम पहले अगर आप लेते कुछ साल पहले तो यूपी में आप अरेस्ट हो सकते थे, जिस यूपी ने तालिबान के इन्फ्लुएंस के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। आज उसी यूपी में योगी सरकार के अंडर तालिबान को पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, सैल्यूट के साथ वेलकम मिलता है, देवबंद के टूर करवाया जाता है। इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट शायद तालिबान को आज तक के डेट में, उनके इतिहास में कहीं देश से बाहर नहीं मिली होगी। जाहिर सी बात है, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर बहुत खुश नजर आए इस हौसला अफजाई से, इस बड़े वेलकम से। उन्होंने जो इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत का इजहार किया, मैं ये सबका मशकूर हूँ, आपका भी शुक्रगुजार हो। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए। वैसे तो जिहाद और गज़वाए हिंद के खिलाफ अपने आप को सबसे बड़ा खिलाड़ी बोलने वाला अर्नब भी अब तालिबान के साइड आ चुका है। सरकार का बचाव जो करना था, अर्नब का कहना है कि पाकिस्तान का दुश्मन है भारत का दोस्त। मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और हमारे दोस्त को जो भी समर्थन हम करना चाहे हम करेंगे। हम भाईचारा बढ़ा रहे हैं, भारत अफगान भाई भाई, ये हमारी सोच है। नहीं अर्नब, द नेशन डज नॉट वर्क लाइक दैट। एथिक्स, मॉरल्स, प्रिंसिपल, स्टैंड लेना भी कोई चीज होती है। आपका डिपार्टमेंट वहां थोड़ा वीक है, लेकिन अगर आपके लैंग्वेज में आपको समझाओ, जैसे दूसरे गोदी चैनल्स तुम्हारे दुश्मन हैं, आजकल आपकी व्यूअरशिप भी कुछ खासा अच्छी नहीं चल रही है, तो वो आपको नोच खा रहे हैं। लेकिन क्या कोई ईमानदार, रीढ़ की हड्डी रखने वाला पत्रकार इन दूसरे गोदी मीडिया चैनल्स को ज्वाइन करेगा तुम्हारे खिलाफ, ये कह के कि भाई अर्नब को शांत करना ज्यादा जरूरी है? नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई गोदी के साथ हाथ मिलाएगा तो वो भी गोदी ही बन जाएगा, चाहे तुम्हें चुप कराने के काम पे ही हो। उसी तरीके से तालिबान का दोस्त भी तालिबानी बनेगा, फासिस्ट का दोस्त भी फासिस्ट बनेगा। तो चिल्लाने से यह फैक्ट बदल नहीं जाता है। चलो ठीक है, यह बात हम मानते हैं कि तालिबान हमारे लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ एक जरूरी चीज बन रही है हमारे लिए, लेकिन ये जो डीलिंग बाजी है, क्या ये बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो सकती है? हम तो विश्वगुरु हैं, हमारे पास तो लेजर आइज है, तो फिर तालिबान को इस ओपन तरीके से इतना फुटेज देने की क्या जरूरत थी? अंधभक्त ये बात माने ना माने, लेकिन फैक्ट्स तो यही दिखाती हैं कि भारत की पोजीशन दुनिया में बीते कुछ सालों में कमजोर पड़ रही है। इसका बहुत बड़ा श्रेय जयशंकर जी को भी जाता है, जिन्होंने अपने रील से देशवासियों को तो बहुत खुश किया, लेकिन दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को नाराज किया, भारत को एक कॉर्नर में डाल दिया। Well, the US was in the United States.
ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुश्किल घड़ी में भी जब किसी देश ने खुलकर भारत का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान को नाम लेकर जिम्मेदार नहीं ठहराया, तो एलाइज की कमी हमें पहले से ही थी। ऊपर से ट्रंप के आने के बाद अमेरिका भी उसका भी साथ छूटता ही दिख रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि टैरिफ के मार खाने के बाद पिछले महीने चीन से हमें दोस्ती करनी पड़ी। उसी समय जयशंकर अपने सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेल करते हुए दिखे। पाकिस्तान को एक्सपोज और आइसोलेट करना था। उल्टा सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपनी पोजीशन इंटरनेशनली और भी स्ट्रांग बना रही है। पहले ट्रंप से दोस्ती की, व्हाइट हाउस में इंफ्लुएंस बढ़ाया, चाइना तो पहले से ही उनके साथ था, और अब सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करके मिडिल ईस्ट में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की राह पर वो बढ़ चुका है। इस अरब नेटो के बारे में हमने एक डिटेल्ड एपिसोड बनाया था, बहुत ही सेंसिटिव मामला है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पाकिस्तान के इस बढ़ते इंफ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भारत के पास अब ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं। चाइना का भी पाकिस्तान का साथ छोड़ेगा नहीं, और अब अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ साठगांठ कर चुका है। ऐसी सिचुएशन में भारत को पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ना चाहते हुए भी आज उसे तालिबान के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। यह हमारी मजबूरी है, क्योंकि अब अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा जरिया बच गया है जहां हम पाकिस्तान के इंफ्लुएंस को थोड़ा कम कर सकते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान इस बात से तिलबिला रहा है कि अफगानिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा मान लिया है। जॉइंट स्टेटमेंट में उसने अफगानिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट लॉन्च किया है कि वो यूएनएससी के रेजोल्यूशंस का उल्लंघन कर रहा है। इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के एम्बेसडर को समन किया है। यह बात उनको बताई है कि यह जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया है, जम्मू एंड कश्मीर को रिकॉग्नाइज किया है एज पार्ट ऑफ इंडिया, यह बहुत इनसेंसिटिव काम है। भारत का तालिबान के साथ इंगेजमेंट स्ट्रेटेजिक एज जरूर लाएगा, यह बात मैं मानता हूं, लेकिन इसका एक ट्रेड और इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। एक नजर उस पर भी जल्दी से डाल लेते हैं। 2001 से 2021 तक भारत ने अफगानिस्तान में लगभग $3 बिलियन से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम किया है। स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड्स, डैम्स, पार्लियामेंट बिल्डिंग तक उनकी हमने बनाई। तालिबान के पावर में आने के बाद ये प्रोजेक्ट्स फंस गए। तालिबान के साथ टाइज नॉर्मलाइज करने से हम अपने इन प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स को अब सेफगार्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के पास कॉपर, लिथियम, आयरन ओर जैसी मिनरल्स भी हैं, उनका एक्सप्लोरेशन भी शुरू भी करना एक अच्छा आइडिया रहेगा। तालिबान इंडियन इन्वेस्टर्स को माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में एंट्री देना चाहता है ताकि वो चाइना के इकोनॉमिक कंट्रोल में ना आए। उसी तरह अफगानिस्तान भारत के लिए एक नेचुरल मार्केट भी बन सकता है। वहां इंडियन मेडिसिन, टेक्सटाइल, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन गुड्स की डिमांड है, काफी हाई है। एक और वजह है रीजनल पावर बैलेंस। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में उसका एक विजिबल इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस रहे ताकि पाकिस्तान और चाइना जैसे देश पूरा इंफ्लुएंस वहां ना जमा सके। ट्रेड और कॉमर्स के जरिए भारत अफगानिस्तान में एक सॉफ्ट पावर बनना चाहता है, उसी राह में वो काम कर रहा है। लेकिन ये इन्फ्लुएंस जो है, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी हमें चुकानी होगी। सबसे पहले भारत का टेरर के साथ कॉम्प्रोमाइज। तालिबान से हाथ मिलाने का मतलब है हमारा जो स्टैंड ऑन टेरर है उसे डाइल्यूट करना। जैसा कि हमने बताया, भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने स्पेशल सैंक्शन वेवर लेना पड़ा कि भाई मुत्तकी को इंडिया बुलाया जा सके, क्योंकि वो टेररिस्ट लिस्ट में शामिल है। उसके बाद भी भारत इस विजिट में IC-814 हाईजैकिंग, 2008 की एम्बेसी बॉम्बिंग या जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के मर्डर जैसे इश्यूज पर सवाल तक पूछने के पोजीशन पे नहीं है। वाह रे विश्वगुरु। अब एक तरफ हम भारत में टेरर अटैक होने पर पूरी दुनिया में बवाल मचा देते हैं, हर जगह डेलीगेशन भेज देते हैं, हमें सपोर्ट करने की मांग होती है। अब हम कह रहे हैं कि भैया नहीं, दूसरी तरफ हम यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के साथ हम उनके साथ समझौता करेंगे, हम उनके साथ बातचीत करेंगे, हम उनको सलाम ठोकेंगे। अब आप ही बताइए, भारत के एंटी टेरर नैरेटिव को कौन सीरियसली लेगा? सरकार आज अपने नए तालिबान आउटरीच को प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी कह रहा है, बड़े बड़े शब्द। लेकिन भारत सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल पावर ही नहीं है, उसकी पहचान एक मॉरल और रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में भी दुनिया भर में जानी जाती है। तालिबान के साथ इंगेजमेंट जरूरी है क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है, लेकिन उन्हें ऑनरेबल गेस्ट जैसा ट्रीटमेंट देना बिल्कुल गलत है। बताता हूं क्यों। मिलिए सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान से, हेबतुल्ला अखुंदजादा। अखुंदजादा इसको मोर एज अ रिलीजियस लीडर देखा जाता है देन मोर अ मिलिट्री कमांडर। और इनका काम क्या है? इनका काम है हार्डलाइन इंटरप्रिटेशन ऑफ द शरिया लॉ। ये एक के बाद एक क्रूर लॉ लेते आते हैं। कांधार में बेस्ड हैं, काफी रिक्लूसिव हैं, पब्लिक में दिखते नहीं हैं, लेकिन क्लेम टू फेम तो सुनिए। जुलाई 2025 इस साल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। क्यों? क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन ऑफ विमेन एंड गर्ल्स।
अब क्या मोदी सरकार इनके साथ हाथ मिलाएगा? क्या नरेंद्र मोदी अब इनको गले मिलाएंगे? फिर आईटी सेल भी बोलेगा वाह देखिए तालिबान यही है पीसफुल, यही है शांति दूत। अरे भाई, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में सब कोई सफेद हो जाता है, सारे दाग धुल जाते हैं, लेकिन यह मतलब थोड़ी ना कि अब तालिबान को भी हम वॉशिंग मशीन में डाल देंगे और एकदम एक हफ्ते में वो साफ हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, ऑपोजिशन भी आपदा में अवसर देखकर, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर के जो लड़के हैं यतींद्र सिद्धरामैया, उन्होंने तो आरएसएस को तालिबान की तरह बोल दिया। भैया मौका मिला तो बोल दिया कि देखो सेम माइंडसेट है जो आरएसएस का है वही तालिबान का है। यहां तक कि हमारे देश में मुस्लिम लीडर्स वो कह रहे हैं कि भैया अब तालिबान को इस तरीके से रेड कारपेट क्यों दे रहे हो? महबूबा मुफ्ती ने सीधा बीजेपी सरकार पर निशाना साधा कि इस तरीके से गले क्यों मिल रहे हो भाई तालिबान के लिए। 6 दिन का विजिट ऑर्गेनाइज हो रहा है, देवबंद का टूर ऑर्गेनाइज हो रहा है। वही सरकार जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, काउ जिहाद करती आई है, आज इस असली जिहादी तालिबान को वेलकम कर रही है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाने वाली बीजेपी आज ये तालिबान को इस तरीके से गले लगा रही है। कहीं ना कहीं तो वो हिपोक्रेसी दिख रही है। तो ओवरऑल नेट हमारा जो फाइट अगेंस्ट टेरर है इस विजिट से जरूर डैमेज होता है, हमारे तालिबान से हाथ मिलाने से डैमेज होता है। पाकिस्तान को अगर काउंटर करना था, हमें इंटरनेशनली काउंटर करना था। इसका मतलब यह नहीं है कि बगल वाले तालिबान से हम हाथ मिलाए। और ये बात भी दिखाता है कि हम दुनिया में कितने अकेले पड़ चुके हैं कि तालिबान का इस्तेमाल करना पड़ रहा है पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए।